सिया और करण दोनों ही एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। सिया ने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा। कहीं सुकून तो नींद में नीचे नहीं आ गई। लेकिन सीढ़ियों से उतरती हुई कनिका को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कनिका ने भी इस वक्त पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और वो करण को देखकर मुस्कुराती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर सिया और करण दोनों का ही मूड खराब हो गया था। कनिका उन दोनों के पास आई और डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरी सास मेरी करवा चौथ के व्रत की खुशी में इतनी सारी तैयारी करेगी। पता होता तो ये व्रत मैं पहले भी जरूर रखती। सानिया जी गुस्से से बोली, ये तैयारी मैंने तुम्हारे लिए नहीं की है। कनिका हैरानी से बोली, तो और किसके लिए की है सासू माँ? आपकी बहू तो मैं हूं ना, आपके प्यारे करण की बीवी। तो आप क्या चाहती हैं कि आपके करण के लिए करवा चौथ का व्रत कोई और रखे? बोलते हुए उसकी नज़र सिया पर थी। सिया ने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही करण ने। सिया ने सानिया जी की तरफ देखा और बोली, आप बताइए माँ, मुझे क्या करना है? मैं तैयार हो चुकी हूँ। कनिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, तैयार तो तुम बहुत अच्छी तरह से हुई हो। महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी में बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन औकात भूल रही हो कि इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो तुम। तो नौकरानी की तरह पेश आओ। मेरे पति के करीब आने की कोशिश मत करो। कनिका हूं मैं, हैसियत दिखाने में एक पल नहीं लगाऊंगी। करण की मुट्ठियां कसने लगी। वो कनिका की तरफ घूमा और बोला, बकवास बंद करो अपनी। तुम भी जानती हो और मैं भी कि ये करवा चौथ का व्रत तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता। व्रत छोड़ो, हम दोनों के बीच ही कुछ नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हें जो करना है करती रहो, लेकिन यहाँ पर फालतू ड्रामा मत करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी लिटिल कैट का इतना खास दिन बर्बाद हो। लिटिल कैट सुनकर कनिका के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने सिया की तरफ देखा और बोली, लिटिल कैट, नाइस नेम, पर तुम जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो मिस्टर हबी। भूलो मत कि मैं क्या कर सकती हूँ। करण हल्का सा मुस्कुराया और एटीट्यूड से बोला, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें कनिका, तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। इसलिए चुप हूँ, वरना अब तक तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाता। कनिका भी हंसकर बोली, वेरी गुड, तो चुप ही रहो। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की की वजह से तुम्हें अपनी बहुत कीमती चीज को खोना पड़े। सिया एकदम से गरज कर बोली, मेरी सुकून को चीज कहने की गलती मत कर देना। बोलते हुए उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। कनिका उसका गुस्सा देखकर हंसी और बोली, मुझे तो लगा सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो सगी माँ से भी बढ़कर बनती जा रही हो। खैर, तुम्हें जितना प्यार लुटाना है लुटाओ, लेकिन मेरे सामने अपना मुंह बंद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि चिल्लाती रह जाओ और मैं सुकून को यहाँ से ले जाऊं। बोलते हुए उसके चेहरे पर लूसीफर एक्सप्रेशन थे। सिया और करण दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिया ने करण का हाथ अपने हाथ में थामा और बोली, व्रत रखने के लिए बहुत सी एनर्जी चाहिए होती है मिस्टर लूसीफर, और फिलहाल मेरे पास किसी पर वेस्ट करने के लिए फालतू एनर्जी नहीं है। और आपको भी व्रत रखना है ना, तो बस चुपचाप हम दोनों पर ध्यान दीजिए। करण भी हल्का सा मुस्कुराया और सिया के लिए चेयर पीछे की तरफ खींची। सिया चेयर पर बैठने ही लगी कि कनका ने उस चेयर को लात मारकर नीचे गिरा दिया। वो सिया को गुस्से से देखते हुए बोली, नौकर की औकात नीचे जमीन पर बैठने की होती है, ऊपर चेयर पर नहीं। सिया मुस्कुराई और बोली, औकात तो मेरी बहुत है, बस तुम्हें दिखा नहीं रही। लेकिन याद रखना, जिस दिन दिखाऊंगी उस दिन तुम खुद को भूल जाओगी। बोलकर वो थोड़ा सा पीछे हट गई। उसने सानिया जी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप अपना मूड खराब मत कीजिए माँ। कई लोगों का मकसद ही होता है दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना। सानिया जी ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और टेबल पर रखी हुई थाल उठाई। उस थाल में सब कुछ था, खीर, मेवे, फ्रूट और सरगी से जुड़ी हर एक चीज। लेकिन सिया उस थाल को अपने हाथ से छूती उससे पहले ही कनिका ने उस थाल को अपने हाथों में लिया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने उस थाल में से खाना शुरू कर दिया था। सानिया जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने दूसरी थाल की तरफ देखा जो उनकी अपनी थाल थी। उन्होंने उस थाल को उठाया और सिया को देने लगी, लेकिन सिया ने मना कर दिया, ये बोलकर कि मैं जानती हूँ माँ, ये आपकी थाल है, आप खाइए इसे, मैं ठीक हूँ। सानिया जी कुछ बोलने को ही, लेकिन सिया ने अपनी आंखें झपकाकर उन्हें चुप रहने को कहा और उन्हें चेयर पर बिठा दिया। उसके बाद वो किचन में गईं
और वहां से थोड़ी फ्रूट सलाद बनाकर लेकर आई। उसने उस फ्रूट सलाद को 2 प्लेट्स में डाला और एक करण को दी और एक खुद लेकर एक तरफ नीचे जमीन पर बैठ गई। करण सिया की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, तुमने मेरे लिए और मेरी सुकून के लिए खुद को भुला दिया लिटिल कैट। तो ये करण अब तुम्हारे सामने खुद को कैसे ही याद रख सकता है। बोलकर वो सिया के पास आया और उसके साथ जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों प्लेट की फ्रूट सलाद को मिक्स किया। सिया मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वहीं कनिका की मुट्ठियां कस गईं। सिया और करण दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे। कनिका गुस्से से अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में चली गई। उसे कमरे में जाते देख सिया और करण दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी लंबी हो गई थी। उस फ्रूट सलाद को खत्म करने के बाद सिया और करण दोनों अपने कमरे में आए। अभी सुबह होने में कुछ वक्त था तो दोनों बेड के पास आए। करण मुस्कुराते हुए उस कमरे को देख रहा था जहाँ पर उसकी बुरी यादें जुड़ी थीं। लेकिन उन यादों के खत्म होने का वक्त आ चुका था, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ उसके और सिया के हसीन पल इस कमरे में अपनी गवाही बनाने वाले थे। सिया मुस्कुराते हुए बेड पर आई तो करण भी उसके पास आया। बेड पर लेटकर उसने सिया की तरफ अपनी बाहें फैला दी तो सिया झट से उसके सीने से लग गई। करण उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें कनिका की बातों का बुरा नहीं लगता? सिया व्यंग से बोली, कुत्तों का काम है भौंकना, मिस्टर लूसीफर, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। करण हैरानी से बोला, तुम उसकी तुलना कुत्तों से कैसे कर सकती हो? वेरी बैड लिटिल कैट, एटलीस्ट वो लॉयल होते हैं। सिया मुस्कुराकर बोली, वैसे ये काम तो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि उसकी तुलना सिर्फ गधों से होनी चाहिए। डंकी कनिका। उसकी बात सुनकर करण हंसने लगा। उसने सिया को अपनी बाहों में कस लिया था। दोनों ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में चले गए। सुबह के करीबन 10 बजे दोनों की आंख एक साथ खुली। करण उसके माथे को चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल कैट। बोलते हुए उसकी नज़र उसके होठों पर थी। सिया अपने होठों को हल्का सा बाइट करते हुए बोली, वैसे मैं सोच रही थी कि साल में कम से कम 50 करवा चौथ के व्रत तो आने ही चाहिए। बीवियों की लॉटरी लग जाती है और साथ ही साथ पति को तरसाने का मौका भी। करण ने उसे घूर कर देखा और उस पर झुककर बोला, मेरा सब कुछ तुम्हारा है लिटिल कैट। अब इससे बड़ी लॉटरी तुम्हें और क्या ही चाहिए। और रही बात तरसाने की, तो खैर मनाओ कि एक व्रत रखने दे रहा हूँ। चाहूँ तो अभी तुम्हारा व्रत एक तरफ करूँ और तुम्हें पूरा खा जाऊं। सिया हंसने लगी। उसने करण को हल्का सा धक्का दिया और बेड से खड़ी होकर बोली, जाइए, शाम से पहले मेरे करीब मत आइएगा, वरना कहीं आपका व्रत भंग ना हो जाए। करण भी अपनी जगह से उठा और बोला, शाम तक करीब नहीं आऊंगा, लेकिन शाम के बाद तसल्ली से खाऊंगा। बोलते बोलते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी और अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया था। उसके चेहरे पर बेहद सेडेक्टिव एक्सप्रेशन थे। सिया का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसने क्लोजेट में से करण के कपड़े निकाले और बोली, मैं सुकून के पास जाकर आती हूँ। बोलकर वो कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और पहले उसे अपने सीने से लगा लिया। सिया भी कुछ देर यूं ही उसके सीने से लगी रही और फिर करण ने उसे खुद से अलग किया तो सिया मुस्कुराती हुई सुकून के कमरे में चली गई। वो अभी सुकून के कमरे में आई ही थी। सुकून को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सुकून के साथ कनिका थी। कनिका के हाथों में दूध का गिलास था और वो सुकून को दूध पीने के लिए बोल रही थी, लेकिन सुकून सिया के लिए जिद कर रही थी। वो बार बार बोले जा रही थी कि मुझे सिया चाहिए, मुझे सिया चाहिए। सिया ही मुझे सुबह सुबह दूध पिलाती है, मैं किसी और के हाथों से दूध नहीं पीऊंगी। कनिका ने गुस्से से उसे देखा और गुस्से से बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं है यहाँ सिया, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन तभी सिया कमरे में आ गई। कनिका ने कसकर सुकून के कंधे को पकड़ा हुआ था। सिया को देखकर उसका हाथ सुकून से हट गया। सुकून चिढ़ते हुए कनिका को देख रही थी। अब कनिका भी चुप हो गई थी। सिया अपनी गहरी नजरों से देखते हुए उन दोनों के पास आई और सुकून की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुकून चिढ़कर बोली, देखो ना सिया, कैसे आंटी मुझे दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं। जब मैंने बोल दिया मुझे तुम्हारे हाथों से दूध पीना है, तो ये आंटी क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं? इन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? ये आंटी हैं तो इंसान, लेकिन गधी बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? सिया ने घूर कर उसे देखा और बोली,
ऐसे नहीं बोलते सुकून। तुमसे कितनी बार कहा है ना, बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। सुकून गुस्से से बोली। मैंने बदतमीजी नहीं की, लेकिन ये आंटी मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मुझे जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, जैसे गधों को कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है इन आंटी को भी कुछ समझ नहीं आता। एक तो पता नहीं ये है कौन, यहाँ पर क्यों आई, ऊपर से पता नहीं कैसे कैसे लुक देती रहती हैं, जैसे मेरे फेवरेट ड्रामा में वैम्प लुक देती है। सिया को सुकून की बातों पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सुकून की बातों पर हंसी भी आ रही थी। उसने सुकून को अपनी गोद में उठाया। कनिका मुट्ठियां कसे हुए सुकून को देख रही थी। वो उसे देखते हुए बोली, पक्का इसी ने तुम्हें बिगाड़ा है ना। बोलते हुए उसने सिया की तरफ देखा। सुकून झट से बोली, खबरदार जो मेरी सिया के बारे में कुछ कहा तो, डंकी आंटी। कनिका गुस्से से चिल्लाई, हाउ डेयर यू। सिया ने भी गुस्से से कनिका को देखा और बोली, ये बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है। बच्चों से आराम से पेश आना, वरना मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कनिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब तुम सिखाओगी मुझे, मुझे सुकून से कैसे पेश आना है। जानती हो ना मैं कौन हूँ। तुम तो जानती हो, लेकिन अब मुझे लगता है किसी और को भी जान लेना चाहिए। बोलते हुए उसने सुकून की तरफ देखा। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत से कनिका को बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। कनिका के चेहरे पर एटीट्यूड भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो लूसीफर स्माइल के साथ बोली, लेकिन उसे बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। सुकून ने सिया के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, ये डंकी आंटी किस बारे में बात कर रही हैं। सिया, एक तो मुझे वैसे ही इन डंकी आंटी से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, सारा दिन नेगेटिव वाइब्स रहती है। ऊपर से उनकी बातें भी मेरे दिमाग से ऊपर चली जाती हैं। तुम बताओ ना, ये डंकी आंटी। अभी वो बोल ही रही थी कि कनिका बीच में ही चिल्लाकर बोली, मुझे ये डंकी आंटी कहना बंद करो। सुकून भी उसी के अंदाज में बोली, तो डंकी आंटी तुम भी मेरे और मेरी सिया के बीच में आना बंद करो। मुझे मेरी सिया के साथ बात करने दो। बोलते हुए उसने अपनी उंगली कनिका की तरफ पॉइंट कर दी थी। कनिका गुस्से से लाल होते हुए बोली, तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बोल ही रही थी कि सिया का दिल बैठने लगा। कनिका को उसके एक्सप्रेशन देखकर मजा आ रहा था। वो सुकून को देखते हुए बोली, तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ। सुकून भी एकटक कनिका को देखने लगी। कनिका लूसीफर एक्सप्रेशन के साथ बोली, मैं तुम्हारी माँ। माँ तुम दोनों को नीचे बुला रही है। तभी वहां पर आवाज गूंजी और कनिका की बात बीच में ही रह गई। करण दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी दोनों ही दिखाई दे रही थी। सिया की सांस में सांस आई। उसने सुकून को अपनी बाहों में कस लिया और करण की तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। वो जल्दी से सुकून को बाथरूम ले गई और उसे सावर देने लगी। करण अंदर आया और उसने कनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। कनिका हैरानी से उसे देखने लगी। करण ने उसे खींचना शुरू किया और उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेकर आया। एक झटके में उसने कनिका को छोड़ा तो कनिका लड़खड़ा गई, लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर एक बार फिर से शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो करण को देखते हुए बोली, क्या हुआ, गुस्से में इतना तिलमिला क्यों रहे हो। आज तो करवा चौथ का व्रत है। हर पति अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है इस दिन पर, लेकिन तुम तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। करण चिल्लाकर बोला, शट अप, अपनी बकवास बंद करो। तुम भी जानती हो तुमने क्या किया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सुकून के सामने अनाप शनाप बकने की। कनका टच टच करते हुए बोली, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। सोचो अगर मैं उसे बता देती कि मैं उसकी वो माँ हूँ जो उसे छोड़कर चली गई थी। नहीं, 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 ऐसा नहीं। अगर मैं उसे बताती कि मैं उसकी वो माँ हूँ जो उसे इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि उसके बाप की बाकी लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते थे, तो उसके दिमाग पर क्या बीतेगी। करण चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कनिका मुस्कुराई और बोली, ओह, तुम्हारा ये गुस्सा। बोलकर वो शैतानी हंसी हंसने लगी। वो करण के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोली, सच ही तो कहा है मैंने। मैं इसलिए तुम्हें छोड़कर गई थी ना, क्योंकि तुम्हारे और लड़कियों के साथ नाजायज संबंध थे। तुम्हें बुरी आदत लग गई थी, जिससे तुमने मुझे छोड़कर बाकी लड़कियों के साथ, यू नो वाट आई मीन। बोलते हुए वो उसके सामने आई और उसके गाल पर अपनी उंगली रखकर उसके गाल को सहलाने लगी।
करण ने उसका हाथ कसकर थामा और उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। वो दांत पीसते हुए बोला, जो तुम बोल रही हो ना, बोल तो तुम बिल्कुल सच रही हो, लेकिन मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में। वो मैं नहीं था जो दूसरों के पास जाता था। वो तुम थी जिसे आदत थी गैर मर्दों के साथ हम बिस्तर होने की। एक नहीं, न जाने कितने ही मर्दों के साथ देखा है मैंने तुम्हें, और तुम्हारे सामने हर सबूत पेश किया है। जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि तुम बेवफा हो, इसलिए अपनी घिनौनी हरकतों को मेरे साथ मत जोड़ो। कनिका की कलाई पर दर्द हो रहा था। करण ने उसकी कलाई को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो बेशर्मी से हंसते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा? पुरानी से पुरानी अखबार भी उठाकर देखोगे तो उसमें तुम्हारे नाजायज रिश्तों की चर्चा होगी। ऐसे में ना तो सुकून तुम्हारी बात सुनेगी और ना ही वो अदालत जो सुकून की कस्टडी का फैसला लेगी। तो सोचा तुम्हारा क्या होगा? सारी उम्र रोते रह जाओगे सुकून के लिए, लेकिन ऐसी हालत करूंगी तुम्हारी कि तुम सुकून को देख भी नहीं पाओगे। बोलते हुए उसकी आंखें बेहद खतरनाक नजर आ रही थीं। करण की उसकी कलाई पर कसा हुआ हाथ ढीला हो गया। वहीं कनिका के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून को खो देने का डर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुकून को लेकर सिया नीचे आई। उसकी नजर बार बार ऊपर अपने और करण के रूम की तरफ जा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था कि अगर आज कनिका सिया को सच बता देती तो उसका नाजुक सा दिल कैसे वो सब सहन करता। लेकिन दूसरी तरफ उसे कनिका पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसे सामने से सनाया आती हुई नजर आई, जो शायद अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आई थी। वो सिया और सुकून दोनों के पास आई। सिया ने मुस्कुराकर उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। सिया जब सनाया के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई, सुकून जब सनाया के साथ खेलने लगी, तो सिया जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसे कनिका के पास एक अच्छा जवाब देना था। अभी कुछ देर पहले कनिका ने जो सुकून के साथ किया, उसे सिया ऐसे ही भूल नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ कनिका और करण सिया के कमरे में थे और कनिका करण को धमकी दे रही थी। करण कुछ बोलता उससे पहले ही सिया दरवाजे पर आई। उसने ज्यादा तो नहीं, लेकिन कनिका की कुछ बातें सुन ली थी। कनिका करण की तरफ देखते हुए बोली, सोचो, अगर मैं सुकून को तुमसे दूर ले गई तो तुम्हारी क्या हालत होगी। और मुझे ये बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि तुम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं सुकून को यहाँ से ले गई तो विल मेक श्योर कि उसे देखना भी तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। तभी वहां पर सिया की आवाज़ गूंजी, बकवास बंद करो अपनी। उसकी आवाज़ सुनकर करण वापस होश में आया। उसका दिमाग यही सोचने में लगा हुआ था कि अगर कनिका ने अपनी बात सच कर दी और सच में वो सुकून को उससे दूर ले गई तो वो क्या करेगा। सुकून के बिना तो वो मर जाएगा। उसके जीने की सिर्फ एक ही तो उम्मीद थी, सुकून, वरना वो तो कब का खत्म हो चुका होता। सिया तेज कदमों के साथ करण और कनिका के पास आई और गुस्से से कनिका को देखने लगी। कनिका मुस्कुराकर बोली, ओह, तो तुम आ गई, लेकिन जिस तरह से आई हो वैसे ही बाहर भी चली जाओ, क्योंकि यह मेरा कमरा है और मुझे मेरे कमरे में फिलहाल कोई नौकर नहीं चाहिए। सिया गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से यह कमरा तुम्हारा नहीं हो जाएगा। तुम इस कमरे में तब तक हो जब तक मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दे रही हूँ। अगर चाहूँ तो अभी तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। कनिका उसकी बात सुनकर हंसने लगी। उसने करण की तरफ देखा, जो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। कनिका ने अभी अभी जो कस्टडी केस के बारे में कहा वो बिल्कुल सच था। अगर किसी तरह करण कोर्ट में कस्टडी केस पर क्लेम भी करता तो उसे सुकून की कस्टडी मिलना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जब करण और कनिका अलग हुए थे तो कनिका ने इस तरह की साजिशें रची थी कि पूरी दुनिया के सामने उसने करण को ही बदनाम किया था। करण सिर्फ अपने प्यार के चलते चुप था, वरना वो कनिका को पूरी तरह से एक्सपोज कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में कनिका के लिए प्यार था और उम्मीद थी कि कनिका को अपनी गलती का एहसास होगा। पर धीरे धीरे वो उम्मीद भी टूट गई और करण भी। तब सिर्फ सुकून ही थी जो उसके जीने का सहारा बनी। कनिका को दिखाने के लिए करण भी उसकी जैसी हरकतें करने लगा था, जिससे उसे प्ले बॉय का टैग मिल गया था और अब वो बात उसके खिलाफ जा सकती थी। अब कनिका उससे वो जिंदगी जीने का सहारा छीनने पर भी तुली थी। कनिका करण के एक्सप्रेशन देखकर
सिया से बोली, तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसा कर सकती हो? अगर है तुम्हारी औकात तो करो। सिया गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देख रही थी। उसने करण को देखा, जो चुप खड़ा था। उसकी चुप्पी का कारण कहीं ना कहीं वो जानती थी। सिया ने खुद को नॉर्मल किया और बोली, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम अपनी हरकतों से सुकून को हमसे दूर कर दोगी तो तुम्हारी गलतफहमी है। सुकून को तुम हमसे छीन नहीं सकती, और जिस सच को बताने की तुम हमें धमकी दे रही हो, अगर कभी सुकून को वो सच पता भी चला तो वो सिर्फ तुमसे नफरत करेगी। मेरी बच्ची बहुत स्ट्रांग है। हाँ, उसे दुख होगा, लेकिन वो समझ जाएगी कि उसे समझाने के लिए मैं उसके पास हूँ। कनिका एटीट्यूड से बोली, लेकिन अगर मैं उसे अपने साथ ले जाऊं तो? उसकी बात सुनकर सिया का दिल एक बार फिर से बैठने लगा था। वो करण की तरफ देख रही थी, जो कोई जवाब नहीं दे रहा था। कनिका हंसी और बोली, कुछ नहीं कर सकती तुम बेवकूफ लड़की। अपने सामने चैलेंज उसे करना चाहिए जिससे तुम्हें जीतने की उम्मीद हो। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा मुंह सिर्फ हार से काला होगा। कनिका से पंगा लेने की सोचना भी मत। तुम दोनों को ऐसी हार दूंगी कि कभी जीतने का ख्वाब भी नहीं देख पाओगे। आइंदा अगर मेरे सामने बदतमीजी की तो सुकून को भूल जाना। बोलकर वो चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट लिए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सिया करण के पास आई और उसे देखते हुए बोली, कब तक ये सब चलेगा मिस्टर लूसीफर? मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तक मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। आपने जो कहा जो किया मैंने सब एक्सेप्ट किया, लेकिन अब और नहीं। अगर बात मेरी सुकून पर आएगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मुझे जल्द से जल्द कनिका इस घर से बाहर चाहिए, वरना मैं सुकून को लेकर कहीं चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर करण हैरानी से उसे देखने लगा। सिया की आंखों में लबालब आंसू भरे थे। उसके दिल की सिचुएशन करण अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने सिया को झटके से अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं सुकून को कहीं नहीं जाने दूंगा। लिटिल कैट, आई प्रॉमिस, सुकून हमेशा हमारे साथ रहेगी। बस मुझे कुछ वक्त और दे दो। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लगकर खड़ी रही। वो करण की हालत भी समझ सकती थी, लेकिन जब बात सुकून पर आए तो ना ही करण और ना ही सिया दोनों के लिए ही और कुछ मैटर नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ कनिका वहां से बाहर आई और मेंशन से बाहर चली गई। सिया और करण कुछ देर बाद नीचे हॉल में आए और डाइनिंग एरिया में आ गए, जहां पर बाकी सब भी ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके थे। आहान और सनाया भी डाइनिंग टेबल पर थे और दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। करण ने आहान से बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन कर लिए थे। आज से ही आहान सिंगानिया इंडस्ट्रीज की एक कंपनी को संभालने वाला था, जो कि करण संभाल रहा था। वो कंपनी न्यू थी, लेकिन अब करण चाहता था कि आहान भी बिजनेस की जिम्मेदारी संभाले। सिया और करण दोनों का व्रत था, इसलिए सनाया ही सुकून को खाना खिला रही थी। जब ब्रेकफास्ट हो गया तो सनाया सिया के पास आई और उससे ऑफिस जाने के बारे में कहा, क्योंकि वो एक कंपनी में जॉब करती थी और उसका ऑफिस जाना जरूरी था। सिया ने मुस्कुराते हुए उसे ऑफिस जाने के लिए कहा, लेकिन जब वो जाने लगी तो उसने बाहर जाते हुए आहान को भी रोक लिया, जो ऑफिस ही जा रहा था। वो आहान को देखते हुए बोली, प्लीज आहान, तुम सनाया को भी ड्रॉप कर देना। आहान ने सिया को घूर कर देखा और बोला, मेरी गाड़ी में आग लग जाएगी। सनाया मुंह बनाकर बोली, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे दिल में आग लगी हुई है? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की अगर तुम्हारी गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब आहान ने घूर कर सनाया को देखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिया मुस्कुराकर बोली, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्लीज ड्रॉप कर दो ना। वैसे भी यहाँ से जल्दी से ऑटो या कैब नहीं मिलता। करण हैरानी से सिया को देख रहा था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि द डिवाइन विला से ऑटो या कैब ना मिले। फिर सिया झूठ क्यों बोल रही थी? आहान ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह बनाते हुए सनाया को देखा और चलो कहा। सनाया मुस्कुराई और सिया को बाय बोलकर घर से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठने के बाद आहान ने सनाया से एड्रेस पूछा तो सनाया ने एड्रेस बता दिया। आहान ने उसे हैरानी से देखा। हालांकि सनाया ने पूरा एड्रेस नहीं बताया था, लेकिन एरिया बता दिया था। सुकून सानिया जी के साथ उनके कमरे में चली गई थी। करण भी कुछ ही देर में ऑफिस के लिए निकलने वाला था। सिया सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे जाकर ऊपर अपना कमरा समेटना था। लेकिन तभी करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमर से खींचते हुए अपने करीब किया। सिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप?
हम हाल में हैं, किसी भी वक्त सुकून यहाँ पर आ जाएगी। बोलते हुए वो सानिया जी के कमरे की तरफ देख रही थी। करण मुस्कराया और बोला, तुम्हें पता है तुमने अभी अभी क्या कांड किया है? सिया के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। करण मुस्कुराते हुए बोला, तुमने आहान और सनाया को एक साथ भेज दिया। सिया अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर आहान सनाया को ड्रॉप कर देगा तो? उसकी बात सुनकर करण शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन अगर क्या हो दोनों की मंजिल एक हो? सिया के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। करण मुस्कुराते हुए बोला, सनाया के आने के बाद मैंने उसके बारे में पता लगवाया तो पता चला कि वो हमारी एक कंपनी में जॉब करती है। हालांकि मैं उस कंपनी में बहुत कम आता जाता हूँ, लेकिन आज से आहान ही वो कंपनी संभालने वाला है। सिया तुरंत से बोली, फिर तो ऑफिस का जू बनना पक्का है। दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन फिर वो कुछ सोचने लगी। करण उसके एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो? सिया को थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ करण के आगे किया और बोली, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? करण मुस्कुराकर बोला, यह भी कुछ कहने की बात है? मेरी तो जान तुम्हारी, अब जान से ज्यादा क्या ही मांगोगी? बोलकर उसने अपना हाथ सिया के हाथ पर रख दिया। सिया ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, आपको नहीं लगता आजकल आपको आशिकी कुछ ज्यादा ही आ रही है? करण उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और बोला, अब तुमने पागल ही ऐसा किया कि आशिक बन गया हूँ। कहो तो अभी आशिकी का थोड़ा सा सैंपल दूं? सिया ने उसे खुद से दूर किया और बोली, बिल्कुल नहीं, व्रत है मेरा, इसलिए अभी मुझे कुछ और चाहिए। करण ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो सिया शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि आप सनाया को आहान की पर्सनल असिस्टेंट बना दें? करण के चेहरे पर और भी ज्यादा हैरानी दिखाई देने लगी, लेकिन फिर कुछ समझते हुए उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी। सिया आहान को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मिर्ची जो कि उसका पार्षद था और जिसके लिए आहान ने सुसाइड की थी, भले ही आहान जितना मर्जी कह दे कि वो मिष्टी को भूल चुका है और अब उसकी जिंदगी में मिष्टी की कोई जगह नहीं, लेकिन सिया अच्छी तरह से वाकिफ थी आहान से कि कहीं ना कहीं अभी भी मिष्टी उसके दिल और दिमाग में है। इसलिए वो आहान को जल्द से जल्द जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी और सनाया से बेहतर ऑप्शन उसे कोई और नहीं लग रहा था। उसने दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ तो देखा था जो बहुत अलग था। करण ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और जैसा कि सिया ने हुक्म दिया था बिल्कुल वैसा ही किया। वहीं दूसरी तरफ आहान और सनाया मेन रोड पर थे। आहान सनाया से चिढ़कर बोला, अब तो मुझे अपनी कंपनी का नाम बताओ ताकि तुम्हें वहां पर फेंक कर आऊं। सनाया गुस्से से बोली, जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। तुम जानते नहीं हो कितनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ मैं, ऐसी ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ। बोलते हुए उसने अपने बालों को हल्का सा पीछे किया। आहान हंसा और बोला, अब बताओगी या नहीं? सनाया एटीट्यूड से बोली, सुकून इंडस्ट्रीज। आहान की आंखें बड़ी हो गईं। वो इस वक्त सुकून इंडस्ट्रीज के बाहर ही खड़ा था। जैसे ही सनाया ने सुकून इंडस्ट्रीज का नाम लिया, आहान के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। इस वक्त वो दोनों सुकून इंडस्ट्रीज के सामने ही खड़े थे। उसने सनाया से कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी सुकून इंडस्ट्रीज की तरफ घुमा दी। पार्किंग एरिया में जाकर गाड़ी को रोका। सनाया आहान की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुमने मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप किया, लेकिन तुम्हें थैंक यू बोलने का मेरा मन नहीं है। पर हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए कह देती हूँ, थैंक यू ड्राइवर जी। जैसे उसने आहान को ड्राइवर कहा, ड्राइवर के जबड़े कस गए। उसने घूरकर सनाया को देखा और बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। सनाया उसे चिढ़ाते हुए बोली, ओहो, बेबी को गुस्सा आ रहा है। बेबी को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, पर तुम्हारे गुस्से का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाओ चुपचाप यहाँ से। आहान गुस्से से बोला, ये बोलने वाली तुम कौन होती हो कि मैं जाऊं यहाँ से? मेरा जब मन करेगा मैं तब जाऊंगा। सनाया हंसी और बोली, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं गार्ड्स तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दें। वैसे भी तुम्हारी शक्ल चोर उचक्कों जैसी लगती है। जब तुम पहली बार मेरे फ्लैट में आए थे तब मैंने तुम्हें चोर ही समझा था। वो तो बाद में पता चला कि तुम अच्छे खासे परिवार से रिलेट करते हो, पर अब हर कोई तो तुम्हारे बारे में नहीं जानता है ना, इसलिए गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। चुपचाप जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी वजह से मुझे और डांट सुननी पड़ेगी। वैसे भी आज हमारे बॉस आने वाले हैं,
बोलते उसका चेहरा थोड़ा मायूस सा हो गया था। आहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे बॉस आने वाले हैं, तुम खुश नहीं हो? सनाया ने मुंह बनाया और बोली, बॉस के आने से कौन खुश होता है? और मैंने सुना है कि हमारे जो बॉस आ रहे हैं वो नए नए इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। न जाने कैसा खड़ूस होगा वो। पर मुझे क्या, अगर मेरे सामने किसी ने अपनी खड़ूसियत दिखाई तो एक दूंगी उसके मुंह पर मुक्का। उसकी सारी खड़ूसियत बाहर आ जाएगी। बोलते उसने अपने हाथ का पंच बनाया। आहान के चेहरे पर लूसी पर स्माइल आ गई। वो सनाया को देखते हुए बोला, लेकिन अगर तुम्हारे उस बॉस ने तुम्हें जॉब से बाहर निकाल दिया तो? सनाया हंसी और बोली, निकाल दिया तो निकाल दें, मेरे पास जॉब की कमी नहीं है। वैसे भी अगर बॉस खड़ूस हुआ तो मैं उसके साथ काम करने ही नहीं वाली। आहान कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा, तो तुम किस पोस्ट पर काम करती हो? सनाया मुस्कुराकर बोली, फिलहाल तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, पता नहीं कब मेरा प्रमोशन होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। आहान मुस्कुराकर बोला, आज ही हो जाएगा। सनाया झट से बोली, अगर ऐसा हुआ तो एक किस्मत तुम्हें फिर से दूंगी। लेकिन बोलते बोलते ही वो रुकी। आहान भी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अचानक ही सनाया के एक्सप्रेशन बदले और वो घूर कर आहान को देखते हुए बोली, तुम मुझे इतनी देर से बातों में लगाए क्या कर रहे हो? यही चाहते हो ना कि मैं लेट हो जाऊं और मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल दे? लेकिन तुम्हारे इरादों में तुम कामयाब नहीं हो सकते। आखिर इतनी खूबसूरत एम्प्लॉय को कौन ही जॉब से निकालेगा? बोलते उसने हल्का सा पाउट बनाया। आहान बिना एक्सप्रेशन के बोला, आउट। सनाया ने उसे घूर कर देखा और बोली, तमीज से जॉब करती हूँ मैं यहाँ पर, इज्जत है मेरी, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो निकम्मों की तरह इधर उधर घूमती फिरूं और लड़कियों को किस करती फिरूं। आहान तुरंत से बोला, तो किस मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे किया था। सनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार फिर से बदल गए। हल्की सी शर्म की झलक उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। एक पल के लिए आहान की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई, लेकिन फिर जल्दी वो रूठ होते हुए बोला, अब तुम मेरी गाड़ी से बाहर निकलोगी या मैं धक्के मारकर बाहर निकालूं? सनाया बाहर निकलते हुए बोली, जा रही हूँ, जा रही हूँ, फालतू में एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं। बोलते हुए वो गाड़ी से बाहर निकली और गाड़ी से बाहर निकलते ही उसका खुद का एटीट्यूड एकदम से चेंज हो गया। उसने जोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और एटीट्यूड से चलते हुए वहां से चली गई। आहान उसकी लिफ्ट एरिया में जाने का इंतजार कर रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि सनाया वहां से चली गई तो वो गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, बाहर खड़े गार्ड ने उसे सलाम किया और आहान वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो लिफ्ट से बाहर निकला तो उस फ्लोर का सारा स्टाफ भी उसके वेलकम के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। सबने उसे गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन आहान ने किसी की तरफ नहीं देखा और सीधा अपने केबिन में आया। केबिन में आते ही उसने अपने असिस्टेंट प्रतीक को बुलाया। करण ने उसके ऑफिस में आने से पहले ही सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे। आहान प्रतीक को देखते हुए बोला, इस ऑफिस में कोई सनाया नाम की लड़की जॉब करती है? प्रतीक ने हैरानी से आहान को देखा और बोला, जी बॉस, करती है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। आहान के चेहरे पर लूसी पर एक्सप्रेशन आ गए। प्रतीक अभी भी हैरानी से उसे देख रहा था। ऐसे ही किसी एम्प्लॉय के बारे में आहान का पूछना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। आहान कुछ सोचता हुआ बोला, उस लड़की को प्रमोशन दे दो। प्रतीक ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है बॉस, आप बता दीजिए उसे किस पोस्ट पर अपॉइंट करना है। हाँ, लूसी पर स्माइल के साथ बोला, मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। प्रतीक की आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि ये पोस्ट सच में काफ़ी बड़ी थी और सनाया के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। प्रतीक की इतनी औकात नहीं थी कि वो आहान से सवाल कर सके, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आहान अपनी उंगलियों को इंटरविन करते हुए बोला, अब आएगा मजा। बहुत एटीट्यूड है ना तुम में, खुद पर बड़ा गुरूर है तुम्हें। देता हूँ तुम्हें रियलिटी चेक। बोलते उसके चेहरे की वो लूसी पर स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। वहीं दूसरी तरफ सनाया अपने केबिन में अपना काम कर रही थी। तभी प्रतीक उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, बॉस ने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है। प्रमोशन सुनते ही सनाया की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत से बोली, उस लंगूर के कहते ही प्रमोशन हो गया? क्या बात है? वो एक्साइटेड होते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, सच में? प्रतीक ने अपना सर हाँ में हिलाया
और उसके सामने फाइल रख दी। सनाया ने उस फाइल को हैरानी से देखा और बोली, ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ की है? बोलते हुए उसने फाइल को देखा तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट पेपर था, जिसमें लिखा था कि सनाया 1 साल के लिए इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकती और उसकी सैलरी भी 3 गुना कर दी गई है। 3 गुना सैलरी देकर ही सनाया के चेहरे पर खुशी झलकने लगी थी। उसने जल्दी से उस पर साइन कर दिए। प्रतीक ने उसे बताया कि कल ही उसकी पोस्ट चेंज हो जाएगी और उसे कल से ही बॉस को असिस्टेंट करना है। अब तो बस सनाया को कल का इंतजार था। द डिवाइन विला पूरे मेंशन को खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ खूबसूरत लाइट्स जगमगा रही थी और साथ ही साथ बाकी सब डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से किया गया था। सानिया जी सिया का पहला करवा चौथ बहुत यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक पार्टी अरेंज की थी जहाँ पर कुछ खास मेहमान आने वाले थे और सभी की करवा चौथ की पूजा यहीं पर होने वाली थी। अपने कमरे में सिया तैयार हो चुकी थी और साथ ही साथ करण भी। उसने इस वक्त एक वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहनी हुई थी। वाइट कलर की शर्ट जालीदार थी, जिससे उसके एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। सिया तो उसे देखते ही फ्लैट हो रही थी, लेकिन फिलहाल उसे खुद को कंट्रोल में रखना था, क्योंकि चांद आने में अभी थोड़ा वक्त था। पर करण का चांद तो पहले ही निकल चुका था। उसकी नज़रें तो लगातार सिया पर बनी हुई थी, जो फिलहाल किसी चांद से कम नहीं लग रही थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मिरर के सामने खड़ी हुई सिया के पास आया। उसने पीछे से सिया को अपनी बाहों में कस लिया। सिया ने एक गहरी सांस ली। करण के ठंडे ठंडे हाथ उसके पेट को छू रहे थे। करण ने अपने होंठ सिया की गर्दन पर रखे और बोला, आज क्या चांद को जलाने का इरादा है? सिया मुस्कुराई और मिरर में उसे देखते हुए बोली, मैं तो अपने चांद के लिए तैयार हुई हूँ। अब इससे वो चांद जले तो जले। उसका जवाब सुनकर करण ने उसे पलटकर अपने सामने किया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, जलना तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें देखकर तो राख हो जाएगा वो। बोलकर वो उसकी गर्दन पर झुका। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। सिया झट से थोड़ा पीछे हो गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने सनाया खड़ी थी। सनाया उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आंटी जी ने आपको नीचे बुलाया है। चांद आ गया। चांद आने का सुनकर सिया और करण दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ कनिका बालकनी में खड़ी थी और अपने सामने गार्डन में इधर उधर घूम रहे मेहमानों को देख रही थी। लेकिन उसे बेसब्री से किसी का इंतजार था, जो बस कुछ ही देर में आने ही वाला था। करण और सिया दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर बाहर आए। सनाया उनके आगे आगे ही चल रही थी। सिया सनाया को रोकते हुए बोली, जाओ तुम जाकर आहान को तो बुलाकर लेकर आओ। सनाया ने हैरानी से सिया को देखा और फिर बोली, लेकिन मुझे क्या पता वो लंगूर आहान इस वक्त कहाँ पर होगा। सिया पहले तो हंसी और फिर बोली, वो इस वक्त अपने कमरे में ही होगा। प्लीज मेरा इतना सा काम कर दो। बोलते उसके चेहरे पर रिक्वेस्ट भरे एक्सप्रेशन भी थे। करण अपनी लिटिल कैट को देख रहा था। कैसे वो इतना दिमाग चला लेती है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी लिटिल कैट सच में इतनी ज्यादा चंट चालाक है। सनाया और आहान को एक दूसरे के करीब लाने के लिए ही सिया ये सब कर रही थी। सनाया आहान के कमरे की तरफ चली गई तो करण सिया की तरफ देखते हुए बोला, जितना ध्यान तुम लोगों की लव स्टोरी पर दे रही हो, उतना ध्यान अगर तुम मुझ पर दे दो तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। सिया ने घूरती हुई नजरों से उसे देखा और बोली, आपकी जिंदगी तो 7 जन्मों के लिए सफल हो चुकी है। अब भुगतिए उस सफल जिंदगी को। बोलकर वो हंसी और आगे बढ़ गई। करण उसे पीछे से जाते हुए देख कर बोला, इसे भुगतना नहीं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना कहते हैं लिटिल कैट। और अभी तो एंजॉयमेंट अच्छे से शुरू भी नहीं हुई है। बोलकर वो तेज कदमों से सिया के पास आकर चलने लगा और उसका हाथ एक बार फिर से अपने हाथ में थाम लिया। दोनों बाहर की तरफ आए। उन दोनों को देखकर सबकी नजरें उन पर ही ठहर गई थी। सानिया जी ने जल्दी से आकर उनकी नजर उतारी और सिया को देखते हुए बोली, आज तो चांद भी तुम्हारी खूबसूरती देखकर जल रहा होगा। सिया ने करण की तरफ देखा और फिर बुदबुदाते हुए बोली, माँ बेटे की केमिस्ट्री अच्छी है, डायलॉग भी मिलते जुलते हैं, एक ही क्लास ली लगती है। करण हंसा और बोला, अब तुम लगी इतनी खूबसूरत रही हो तो चांद तो जलेगा ही। सानिया जी ने मुस्कुराते उन दोनों को देखा और फिर बोली, तुम सब मेहमानों से मिल लो, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। करण ने अपना हाँ में सिर हिलाया और सिया को लेकर आगे बढ़ गया।
वहीं दूसरी तरफ आहान का कमरा। आहान अपने बाथरूम से बाहर आया और अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर अचानक ही वो अपने बेड की तरफ घूमा, जहाँ पर सनाया आराम से बेड पर बैठी एप्पल खा रही थी। आहान उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सनाया एप्पल खाते हुए ही बोली, मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर भेजा गया है तुम्हें बुलाने के लिए। आहान चिढ़कर बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे लाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। मुझे जब जहाँ जाना होगा मैं चला जाऊँगा, तुम चुपचाप यहाँ से निकलो। बोलते हुए वो उसके करीब आ गया था। सनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, क्योंकि इस वक्त आहान सिर्फ टॉवल में था। उसकी ब्रांड चेस्ट पर ठहरी पानी की बूंदें और गीले बाल उसे बहुत ज़्यादा सेक्सी लुक दे रहे थे। आहान उसकी वो नज़रें खुद पर पाकर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़के को ऐसे देखने में? सनाया बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, जब तुम्हें दिखाने में शर्म नहीं आ रही तो मुझे तो भगवान ने आंखें ही देखने के लिए दी हैं। आहान एटीट्यूड से बोला, देखना कहीं देखते देखते ही मर ना जाओ मुझ पर। सनाया मुंह बनाकर बोली, इतने भी सेक्सी नहीं लग रहे तुमसे भी ज्यादा सेक्सी लड़के देखे हैं मैंने। आहान ने हैरानी से पूछा, टॉवल में? सनाया ना समझी से बोली, नहीं बिना टॉवल के। आहान की आंखें बड़ी हो गई। वो अब लूसीफर स्माइल के साथ बोला, फिर तो और भी बहुत कुछ देखा होगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। सनाया को जैसे उसकी बातों का मतलब समझ आया, वो तुरंत से बोली, नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। बोलते हुए वो अपनी जगह से उठी और आहान के बिल्कुल करीब हो गई। आहान थोड़ा सा सख्त लहजे में बोला, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया और मैंने सुन लिया। अब तुम्हारा मतलब क्या था और क्या नहीं, इसमें मुझे रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं। तुम बस मेरे कमरे से दफा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें दो चार बातें और सुना दूं। सनाया उसे घूरते हुए बोली, तुम हमेशा इतने गुस्से में ही क्यों रहते हो? मैंने तो सोचा था कि तुम्हें अपना प्रमोशन के बारे में बताऊंगी। तुमने आज ही प्रमोशन की बात की और मुझे प्रमोशन मिल गया, लेकिन तुम तो पता नहीं क्यों आग का गोला बनकर घूमते रहते हो। जाओ, अब मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं है। जब तुम्हें आना होगा आ जाना। बोलते हुए वो घूमी और दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन नीचे पानी की बूंदें थीं जो आहान के बालों से और उसकी बॉडी से ही फर्श पर गिरी थीं। जैसे ही सनाया ने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वो पीछे की तरफ गिरी, लेकिन गिरने से पहले उसने आहान का हाथ पकड़ लिया, जिससे दोनों साथ ही गिरे। लेकिन पीछे ही बेड था, तो सनाया बेड पर थी और आहान सनाया के ऊपर। सनाया की सांसें गहरी हो गईं, उसका पूरा चेहरा सहम चुका था। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वहीं आहान की आंखें पूरी खुली थी और उसकी नज़रें सनाया पर टिकी थी। उसका एक हाथ बेड पर था और दूसरा हाथ सनाया की कमर पर, और उसकी नज़रें सनाया के चेहरे के साथ साथ उसके होठों पर और उसकी गर्दन पर भी जा रही थी। डरते हुए सनाया ने अपनी आंखें खोली और आहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। आहान सेडक्टिव नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हारा प्रमोशन हो गया तो अब तो तुम मुझे वो दोगी जो तुमने मुझसे कहा था। सनाया ने हैरानी से उसे देखा। उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ने लगी थी और रेंगटे खड़े होने लगे थे। हालांकि उसकी और आहान की बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन दोनों के बीच एक दो मोमेंट ऐसे हुए थे जिनसे यूं ही उसकी सांसें बढ़ जाती थी और उसे कुछ कुछ होने लगता था। वो धीमे से बोली, वो वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। मेरा मतलब। वो अभी बोल ही रही थी कि आहान ने अपना दूसरा हाथ भी उसकी कमर पर कस दिया। सनाया की नजरें उसकी बार बार आहान की चेस्ट पर जा रही थी, जिससे उसके होंठ सूख रहे थे। सनाया की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने झट से अपने हाथ आहान के सीने पर रख दिए। आहान ने जैसे ही उसका हाथ अपने सीने पर महसूस किया, उसकी कमर से अपना हाथ हटाकर उसने सनाया की कलाइयों को पकड़ा और उसे बेड पर ऊपर की तरफ लगा दिया। सनाया उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? आहान मदोसी भरी आवाज में बोला, वही जो मुझे करना चाहिए। प्रमोशन हुआ है ना तुम्हारा, तो जो मेरा हक बनता है बस वही ले रहा हूँ। सनाया गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। आहान हल्का सा मुस्कुराया और अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों से दबाकर बोला, किसी के आने का डर है या फिर वो देना ही नहीं चाहती जो मैं लेना चाहता हूँ? सनाया से अब कोई जवाब दिया ही नहीं जा रहा था, बस लगातार उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी। आहान उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों पर अपने होठ रखने लगा,
लेकिन जैसे ही उसके होंठ सनाया के होंठों से टच हुए, सनाया ने अपना हाथ उससे छुड़वाया और उसे धक्का देते हुए दूसरी तरफ गिरा दिया। वो फुर्ती से बेड से उठ गई। आहान ने हैरानी से उसे देखा। सनाया उसे चिढ़ाते हुए बोली, इतना आसान नहीं है सनाया को अपने जाल में फंसाना। जाओ जाकर किसी और लड़की पर यह ट्रिक आजमाना। मैं तुम्हारी इस पर्सनालिटी से पिघलने नहीं वाली। बोलते हुए उसकी नजरें आहान की चेस्ट और उसके बाइसेप्स पर जा रही थी। आहान उसे देखते हुए बोला, लेकिन अगर मैंने तुम्हें फंसा लिया तो? सनाया मुस्कुराकर बोली, तो प्रमोशन के लिए जो बात कही थी वो बात सच में होगी। अब आहान की उस पर नजरें गहरी हो गईं, लेकिन वो कुछ कहता या उसे पकड़ता उससे पहले ही सनाया अपना लहंगा संभालते हुए वहां से भाग गई। आहान ने अपने बालों में अपना हाथ फंसाया और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। लेकिन फिर अचानक ही वो कुछ सोचते हुए बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ इस पागल लड़की से? ओह गॉड, नो वे। बोलकर वो बेड से उठा और तैयार होने लगा। सनाया भी बाहर आकर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और शर्म की लाली दोनों ही पूरी तरीके से बिखरी हुई थी। सिया और करण अभी कुछ ही मेहमानों से मिले थे कि सानिया जी ने अब उसे चांद को देखकर अपना व्रत खोलने को कहा, क्योंकि चांद भी पूरी तरह से निकल चुका था। सिया और करण दोनों मुस्कुराते हुए उस तरफ चले गए जहाँ पर व्रत खोला जाने वाला था। सानिया जी ने सिया को व्रत खोलने के लिए थाल दी और खुद कबीर जी के पास चली गईं। करण सिया को देखते हुए बोला, जल्दी जल्दी करो जो करना है। तुम अपना व्रत खोलोगी तभी तो मैं अपना व्रत खोल पाऊंगा। सिया ने मुंह बनाते उसे देखा और बोली, चुप, पूजा के वक्त ऐसी बातें नहीं करते। करण मुस्कुराकर बोला, ठीक है पूजा के बाद कर लूंगा, लेकिन अब जल्दी करो। सिया ने हंसते हुए थाल में से छलनी उठाई और करण को देखने के लिए ऊपर की तरफ करने लगी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से शोर आने लगा। अतुल जल्दी से करण के सामने आया और बोला, बॉस वो मीडिया बाहर। अभी वो बोल ही रहा था कि मीडिया वालों ने अंदर आना भी शुरू कर दिया था और सिया और करण को कैमरे में कैप्चर भी करने लगे थे। करण मीडिया वालों की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, आप लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए किसने इजाज़त दी? जब मैंने आप लोगों को इनवाइट नहीं किया तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने गई जहाँ से कनिका आ रही थी, जिसने अपना पूरा मेकअप बिगाड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सिया और करण दोनों ही उसे देखकर चौंक गए। कनिका का पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसका पूरा मेकअप खराब हो चुका था और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, जो वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि ये बिल्कुल नकली है। लेकिन मीडिया वालों को तो वो असली लग रहे थे। कनिका को देखते हुए मीडिया वाले भी उसकी तस्वीरों को कैप्चर करने लगे। कनिका पूरी तरह से मीडिया के सामने आई और उनके सामने आने के बाद तो वो और भी ज्यादा रोने लगी। एक मीडिया वाला उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप रो क्यों रही हैं मिसेज कनिका? कनिका को और क्या ही चाहिए था, सब कुछ उसके हिसाब से ही तो हो रहा था। और ये सवाल तो उसने खुद ही मीडिया वालों को पूछने के लिए कहा था, क्योंकि जितने भी मीडिया वाले थे उनमें से आधे तो वो थे जो उसने पूरी तरह से खरीद रखे थे। वो रोते हुए ही मीडिया को देखते हुए बोली, अब आप लोग ही बताइए कि मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? शादीशुदा होते हुए भी जब आपका पति आपका ख्याल ना रखे, आपके होते हुए भी किसी और के साथ शादी कर ले और उसके साथ हर दिन जश्न मनाए, आपके होते हुए भी वो उस लड़की को लोगों से अपनी बीवी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाए, तो जिंदगी में तो सिर्फ रोना ही रह जाएगा ना। दूसरा मीडिया वाला तुरंत से बोला, हम आपकी बात नहीं समझे मिसिस कनिका, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। मीडिया पूरी तरह से आपको कवर कर रही है। कनिका ने सिया और करण की तरफ देखा और बोली, अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत है क्या? आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कैसे मेरे हस्बैंड अपनी दूसरी बीवी के साथ करवा चौथ का व्रत सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके रखा था ताकि मैं लोगों के सामने ना आ पाऊं। उसकी एलिगेशन सुनकर सिया और करण दोनों एकदम से चौंक गए। कमरे में बंद करना तो दूर, उन लोगों ने कनिका से कुछ कहा तक नहीं था। मीडिया वाले सिया और करण की तरफ देखते हुए बोले, आप बताइए मिस्टर करण, क्या जो मिसेस कनिका कह रही हैं वो सच है? उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया है कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो आप दीजिए जवाब, क्या सच में ऐसा है? करण कुछ बोलता उससे पहले ही कनिका बोली, वो आपको क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ।
आपको सब कुछ। मेरा और मिस्टर सिंघानिया का कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं। हम दोनों इसलिए अलग हुए क्योंकि मिस्टर सिंघानिया के कई सारे एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर थे। मैंने उन्हें बहुत बार समझाया और बहुत बार रोका, उनके सामने अपने हाथ भी जोड़े कि वो किसी और के साथ इस तरह के नाजायज रिश्ते ना रखें, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी नहीं सुनी। मैंने उन्हें अपने प्यार का भी वास्ता दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दोनों की बेटी के जन्म के बाद मैंने सोचा कि शायद वो थोड़ा सुधर जाए, लेकिन यहाँ तो वो और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इसीलिए मुझे उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। पर अभी कुछ दिन पहले वो खुद मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगी। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आज भी मिस्टर सिंघानिया से इतना प्यार करती हूँ कि मैंने उन्हें झट से माफ़ कर दिया। पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो सब एक दिखावा था। वो यहाँ पर इस लड़की के साथ ऐशो आराम कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें इस लड़की को छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे ही परेशान करना शुरू कर दिया। अब आप लोग ही बताइए कि जब हम दोनों का कभी डिवोर्स ही नहीं हुआ तो इन दोनों की शादी वैलिड कैसे हो सकती है। जब मेरे साथ डाइवोर्स हुआ ही नहीं तो इनकी बीवी कोई और कैसे हो सकती है, और ये कैसे किसी और के साथ यूं करवा चौथ का व्रत सेलिब्रेट कर सकते हैं। बोलकर कनिका ने सिया और करण की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहे थे। कनिका के चेहरे पर लूसीफर स्माइल आ गई। वो उन्हें देखते हुए मनी मन बोली, मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए करवा चौथ का छोटा सा सरप्राइज। आखिर कोई जश्न हो और उसमें कनिका अपना तड़का ना लगाए, ऐसा कैसे हो सकता है। सानिया जी और कबीर जी के साथ बाकी सब मेहमान भी करण, सिया और कनिका की तरफ देख रहे थे। बातें करनी भी शुरू कर दी थी। सनाया कनिका की तरफ देखते हुए बोली, यह कोमोलिका तो सच में बहुत घटिया है। मीडिया वाले करण को देखते हुए बोले, बताइए मिस्टर करण, क्या मिसेज कनिका जो कह रही हैं वो सच है? आपका उनके साथ कभी डिवोर्स नहीं हुआ, और क्या आपकी ये दूसरी शादी इनवैलिड है? इस हिसाब से तो अगर आपकी शादी हुई ही नहीं तो ये आपकी बीवी नहीं, आपकी रखैल। अभी वो बोल ही रहा था कि करण तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसे गिरेबान से पकड़ लिया। मीडिया वाले के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया। करण गुस्से से कांप रहा था। उसने एक जोरदार पंच उस मीडिया वाले के चेहरे पर जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इस तरह का सब इस्तेमाल करने की? हाउ डेयर यू! तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। बोलते हुए वो उसे लगातार पंच पर पंच मार रहा था। सिया एकदम से सहम गई। उसने कनिका की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशन थे। उसकी मुट्ठियां कसने लगीं। वो जल्दी से करण के पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, प्लीज मिस्टर लूसीफर, छोड़िए इसे। बोलते हुए वो मीडिया वाले को भी करण से दूर ढकेल रही थी, लेकिन करण को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस उसके दिमाग में तो वो एक शब्द इस तरह से बैठ चुका था कि जब तक अब वो उस मीडिया वाले की जान नहीं ले लेता तब तक उसे चैन नहीं पड़ने वाला था। वही मीडिया वाले लगातार करण को कवर कर रहे थे। यह सब होते हुए देख सिया सब समझ चुकी थी कि ये सब कनिका ने किस लिए करवाया है। वो एक बार फिर से सबके सामने करण की इमेज को बिगाड़ना चाहती थी, ताकि कल को अगर कस्टडी केस हो तो उसमें करण और सिया दोनों उसके अगेंस्ट भी ना खड़े हो पाए। वो ये सब नहीं होने दे सकती थी, इसलिए वो किसी तरह करण और उस मीडिया वाले के बीच आकर खड़ी हो गई। जब करण गुस्से से अपना पंच उस मीडिया वाले के मुंह पर जड़ने को हुआ तो सामने सिया को देखकर उसका हाथ रुक गया। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज मिस्टर लूसीफर, रुक जाइए ना। करण ने अपने दूसरे हाथ से उस मीडिया वाले के पकड़े हुए गिरेबान को एक झटके से छोड़ा, जिससे वो आदमी सीधा नीचे गिरा। करण ने सिया के कंधे पर अपने हाथ रखे और बोला, कैसे छोड़ दूं उस इंसान को जिसने तुम्हारे बारे में वो सब कहा? सिया उसे देखती हुई बोली, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है मिस्टर लूसीफर? किसी के कहने से क्या मेरा किरदार गलत हो जाएगा? करण गुस्से से बोला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारे बारे में मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। सिया तुरंत से बोली, और मैं सुकून को खुद से दूर नहीं होने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। करण उसका डर समझ रहा था, लेकिन उसके लिए खुद पर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सिया ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और धीरे से बोली, प्लीज मिस्टर लूसीफर, खुद को कंट्रोल कीजिए। आप समझ रहे हैं ना,
मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। करण ने अपना सर हाँ में हिलाया। सिया ने एक राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं जब करण ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और मीडिया वालों के सामने उसे घुमा दिया। करण सिया के बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ और मीडिया वालों को देखते हुए बोला, यही जानना है ना आप लोगों को कि मेरा और सिया का क्या रिश्ता है? तो सुनिए, पहले भी बता चुका हूँ आपको कि वो बीवी है मेरी। शादी की है हम दोनों ने। और रही बात मेरे और कनिका के डिवोर्स की, तो डिवोर्स हुआ हो या ना हुआ हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा। मैं सिर्फ मेरी बीवी सिया करण सिंघानिया से प्यार करता हूँ और किसी और में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बोलते उसने गुस्से से एक नज़र कनिका पर डाली। कनिका के जबड़े कस गए। सिया करण की तरफ देख रही थी। गुस्से से अभी भी उसका चेहरा लाल था। करण एक बार फिर से मीडिया वालों से बोला, बहुत शौक है ना आप लोगों को करण सिंघानिया की जिंदगी पर न्यूज छापने की। करण सिंघानिया कुछ भी करे तो आपको उस पर मिर्च मसाला लगाकर खबरों में बेचना है। मैं भी आपको अपनी हर एक पार्टी में इनवाइट करता हूँ, तो आज बिन बुलाए मेहमानों की तरह जब आप इस करवा चौथ के सेलिब्रेशन में शामिल हो ही गए हैं, तो इसे भी कर लीजिए। और सबसे पहले कीजिए मेरा और मेरी बीवी का करवा चौथ सेलिब्रेशन। बोलते हुए सिया को पकड़कर कर्ण वापस टेबल की तरफ आया। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। आहान भी आकर सनाया के साथ खड़ा हो चुका था। वो बिल्कुल अभी अभी बाहर आया था। सिया करण को देखते हुए थोड़ी गहरी आवाज में बोली, मिस्टर लूसीफर, अब क्या करना? उसकी बात बीच में ही काट कर करण थोड़ी सख्त आवाज में बोला, चांद निकल चुका है ना, तो इंतजार किस बात का? व्रत खोलो। सिया कुछ कह ही नहीं पाई। उसने थाली में रखी हुई छलनी वापस से उठाई और उस छलनी में से पहले चांद को देखा और फिर करण को। जब सिया करण को देख रही थी तो करण ने अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। उसके चेहरे में सिया के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। न सिर्फ सिया करण को, बल्कि करण भी सिया को देख रहा था। सिया ने उसकी आरती उतारी और फिर पानी का गिलास उठाने को हुई, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसके करीब होते हुए बोला, प्यार का सबूत मांग रहे हैं ना लोग? मसाला चाहिए उन्हें तो देगा उन्हें ये करण सिंगानिया वो सब। बोलते हुए उसने सिया के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आहान ने झट से सनाया की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। कनिका गुस्से से दांत पीसते हुए सिया और करण को देख रही थी और मीडिया वाले इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।